सिर्फ एक दिन के लिए नकली पति बनकर मेरे साथ ऑफिस चलो। बॉस लंदन से आ रहे हैं। मैंने सुना है वो बहुत ठरकी हैं। अब तक 3 शादियां कर चुके हैं। उनका हर खूबसूरत लड़की पर दिल आ जाता है। अवन्या चालाकी से मुझ जैसे अजनबी मर्द को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो उसकी कार से टकरा गया था। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी। उसे पता नहीं था कि मैं ही उसका बॉस आर्यन मेहरा हूँ, जो आम से होलिये में घर से निकल आया था। लेकिन अपने बारे में ऐसी बात सुनकर मैं हैरान हुआ था कि मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। तो फिर ये बातें कौन और क्यों फैला रहा है? मैंने एक खेल खेलने का फैसला किया था। ठीक है, मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? वो जो बहुत ही परेशानी की हालत में गाड़ी से बाहर निकली थी, सामने मौजूद लंबे चौड़े इंसान को सड़क पर बैठा हुआ देखकर उदास हुई थी, जबकि मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए हुए सामने लड़की को देख रहा था। मैंने पहली बार इस तरह की मासूमियत किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी, जितनी सामने मौजूद लड़की के चेहरे पर छाई हुई थी। उसका परेशानी से मेरे साथ बैठकर मेरी फिक्र करना मुझे होश की दुनिया में ले आया था। उठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। मुझे बताओ, चोट कहाँ लगी है? सीरियस लहजे में मुझे देखकर कहती हुई वो आसपास देखते हुए मेरी चोट का अंदाज़ा करना चाहती थी, जबकि मैं तो बस लगातार उसे देखे चले जा रहा था। उस लड़की में एक अजीब सी खूबसूरती थी, जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे इतनी चोट नहीं आई थी कि मैं अस्पताल जाता, मगर उस लड़की के साथ कुछ वक्त और गुजारने का बहाना समझकर या फिर आगे मिलने की उम्मीद की, मैं उसके साथ जाने पर मान गया था। अपने साथ कार में ले जाती हुई वो हर दूसरी नज़र पलटकर बार बार मुझे देख रही थी, जो लगातार अपनी नज़रों को उस लड़की पर टिकाए हुए था। देखो, केस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगली बार से ध्यान से गाड़ी चलाऊंगी। वैसे गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच में चलने की? पता नहीं इंडिया का ट्रैफिक किस तरह बुरा होता है। तुम्हें एक साइड पे चलना चाहिए था ना। अब मुझे देर हो रही है तो गलती से टक्कर लग गई थी। अगली बार से ख्याल करना और साइड से चलना। वैसे भी साइड से ही चलना चाहिए। तुम खुद बीच में आए थे। फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। कोई कंप्लेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हैरान चेहरे के साथ मैं बस सामने बैठी लड़की को देखता रह गया था, जो अपनी गलती होने के बाद भी सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही थी। उसके जल्दी जल्दी के चक्कर में ही मेरी चोट लगी थी, मगर कोई चोट थी नहीं, बल्कि हल्की फुल्की खराश आई थी। मगर उसका ऐसे डांटना मुझे अजीब सी उलझन में डाल चुका था। वो मुझे लेकर अस्पताल में आई थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर मेरे हाथ और घुटनों पर मरहम लगाते हुए बैंडेज कर चुके थे। देखो, शक्ल से तुम गरीब लगते हो। मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। इससे तुम्हारी भी भलाई हो जाएगी और मेरी भी। मैं जो अभी बिस्तर से नीचे उतरते हुए अपने कपड़े झाड़ ही रहा था कि उसके बोलने वाली बात पर एकदम अपनी नज़र अपने हुलिये पर डाल गया था। काली पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने हुए, कोहनियों तक शर्ट के आस्तीन मोड़कर मैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मगर सामने खड़ी लड़की को ऐसे अपनी बेइज्जती करते देखकर मेरी आंखें फैल गई थीं। वो मुझे क्या समझ रही थी? अगर मैं उसे बता देता कि मैं ही उसका बॉस हूँ, पर वो बोलती जा रही थी। सिर्फ एक दिन के लिए नकली पति बनकर मेरे साथ ऑफिस चलो। बॉस लंदन से आ रहे हैं। मैंने सुना है वो बहुत ठरकी हैं। अब तक 3 शादियां कर चुके हैं। उनका हर खूबसूरत लड़की पर दिल आ जाता है। अवन्या मुझ जैसे अजनबी मर्द को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो उसकी कार से टकरा गया था, जबकि मैं हैरत से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए उसे देखता रह गया था। ये लड़की क्या बोल रही थी? क्या ये जानती थी कि वो किसके बारे में ऐसा बोल रही है? उसे पता नहीं था ये इंसान ही उसका बॉस है, जो आम से हुलिये में घर से निकल आया था। लेकिन अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान हुआ था कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई थी। तो फिर ये बातें कौन और क्यों फैला रहा है? मैंने ये खेल खेलने का फैसला किया था। ठीक है, मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। चमकती हुई आंखों से सामने लड़की को देखते हुए बोलते हुए मैं उसके चालाक अंदाज में आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया था। और तुम्हारी शर्त क्या है? वो मुझसे पूछती हुई थोड़ी घबरा गई। उसे इस नौकरी की भी जरूरत थी और सामने मौजूद अजनबी इंसान की भी। वो मुझे किस तरह से मना करती और मेरी शर्त किस तरह ना मानती? हमें शादी करनी होगी। एकदम से बोलता हुआ मैं उसे हैरत से मुंह खोलने पर मजबूर कर गया था। ये क्या बात हुई भला? मैं तुमसे शादी क्यों करने लगी? मैंने तुमसे सिर्फ झूठ मूठ का पति बनने की बात की है, मगर तुम तो ज्यादा ही सर पर चढ़ रहे हो। गुस्से से बोलते हुए वो मुझे घूरने लगी थी। देखो, बात सीधी सी है। जिस तरह तुम्हें जरूरत है एक नकली पति की, इस तरह मुझे भी जरूरत है। मेरे दादा मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और वक्त आने पर हम दोनों अलग हो जाए। बिना किसी को बताए हमारी शादी एक खुफिया शादी होगी। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर तुम इन शर्तों पर मान जाती हो तो हम अभी चलकर शादी कर लेते हैं,
क्योंकि जब तक तुम अपने बॉस को बताओगी कि तुम मैरिड हो तो पक्की बात है वो तुमसे सबूत तो मांगेगा ही, नहीं तो वो अपना ठरकीपन तुम पर झाड़ेगा। फिर तुम क्या करोगी? सीरियस लहजे में उसे देखकर एक एक शब्द कहता हुआ मैं मुस्कुराया था। मेरी आंखों में चमक थी, जबकि अवन्या कुछ सोचने वाले अंदाज में फिर मेरी बातों पर गौर करने लगी थी। मुझे अकेला समझकर मेरे साथ धोखा करने की जरूरत नहीं है। इज्जत से अपना अपना काम निपटाओ और अलग हो जाओ। मैं अलग कमरे में रहूंगी और तुम इन पति वाली पाबंदियों को मुझसे दूर रखना। समझ आई? सीरियस लहजे में घूर कर कहती हुई वो बोली थी, जिस पर मैं हाँ के इशारे में सर हिलाता हुआ सामने की तरफ बढ़ गया था। अवन्या ने मेरी पीठ को घूरते हुए अपने कदम मेरे पीछे बढ़ाए थे। चाहते ना चाहते हुए भी उसे ये करना ही था। हे ऊपर वाले, मेरे लिए सब अच्छा करना। मैंने अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दिया। कहीं ये हैंडसम दिखने वाला इंसान मुझे धोखा ना दे दे, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन मेरे पास कौन से खजाने हैं जो ये मुझे लूट लेगा? वैसे सोचा जाए तो शादी करना बुरी बात नहीं है। इस तरह मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वैसे इस आदमी ने ठीक ही कहा है, इसकी भी परेशानी खत्म हो जाएगी और मेरी भी। फिर हमारा काम होने के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। अपने आप से बड़बड़ाती हुई वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी, जबकि उसके लिए गेट खोलने के लिए रोकते हुए वो मुझे महसूस नहीं कर सकी थी। तभी बहुत ही जोर से मेरी पीठ से जा टकराई। अपने माथे को रगड़ते हुए उसने अचानक नजर सामने इस लंबे चौड़े इंसान पर डाली थी। ये इंसान क्या खाता है, इतना पत्थर? अचानक उसका दिल चाहा कि वो मेरे शरीर को हाथ लगाकर महसूस करे कि यहाँ कोई पत्थर तो फिट नहीं कर दिए गए। उसका पूरा सर घूम गया था। मैंने पलटते हुए एक नज़र उसकी तरफ देखा था, जो अपने माथे को मसल रही थी। शुरू शुरू में जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम पागल लगी थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि असली परेशानी तुम्हारी आंखों में है। आंखों में मजाक के लिए मैं सीरियस होते हुए बोला था और आगे की तरफ बढ़ गया था। मेरे इस तरह मजाक पर वो मुंह बनाकर रह गई थी। मेरी आंखें खराब है? बड़ा आया। सच में आंखें ही खराब है, तभी तो तुम्हें पति बनाने जा रही हूँ। इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम। गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो मेरे पीछे अपने कदम बढ़ा चुकी थी। उसका दिल मेरी बातें याद करके उलझता जा रहा था। कुछ ही देर में हम लोग पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन अवन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो तो किसी को भी इस काम के लिए मना लेती, तो फिर उसे शादी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? मगर ऐसा लगता था कि सामने मौजूद इंसान ने जैसे उस पर कोई जादू सा कर दिया हो, जो उसकी बात बिना कुछ सोचे समझे ही मानती चली गई। तो पत्नी, घर चले? शरारत भरे अंदाज में उसे देखकर बोलता हुआ मैं उसका हाथ थाम चुका था, जबकि मेरे हाथ पर नजर पड़ते ही अवन्या का मुंह अचानक कुछ बोलने के लिए खुला था। जानता हूं मैं, मुझे मेरी हद याद है। बस यहाँ से गाड़ी तक, फिर उसके बाद तुम कौन और मैं कौन? नरमी से बोलते हुए मैं उसका हाथ थामे ही उसे बाहर निकालते गाड़ी की तरफ लेकर गया था, जबकि अवन्या मेरी बात पर अचानक कड़वा घूंट भर कर रह गई थी। ये इंसान उसकी सोच से भी ज्यादा तेज था, ऐसे आसानी से हाथ आने वाला नहीं था। उसे मुझे बांध कर ही रखना था ताकि मैं अपनी बात पर अटल रहूं। वैसे एक बात बताओ, तुम क्या करते हो? इतना बड़ा सा घर, इतनी अच्छी गाड़ी, कहीं कोई स्मगलिंग का काम तो नहीं करते? फटी फटी आंखों से देखते हुए वो मुझे स्मगलर तो बता गई थी। ऊपर वाला माफ करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों करने लगा स्मगलिंग? मेरे दादा की विरासत है। मेरे पिताजी मेरे बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। माँ ने दूसरी शादी कर ली, बहन भाई कोई है नहीं, और चाचा अपना हिस्सा लेकर अलग हो चुके हैं। मेरे हिस्से में ये घर आया है। दादा मेरे साथ ही रहते हैं। नरम लहजे में बोलता हुआ मैं उसे लेकर सामने कमरे की तरफ बढ़ गया था। इस तरह बड़ा कमरा देखते हुए अवन्या की आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो चुकी थी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं महल में आ गई हूँ। तुम्हें पता है, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वो हमारे देश की कुछ कंपनियों में से एक है। वैसे तुम क्या करते हो? सीरियस होकर मुझे देखते हुए बोलती वो घूम घूम कर पूरे कमरे को देख रही थी। मैं तो बस उसे ही देखे चला जा रहा था, जो बहुत ही हक से इस कमरे में घूमती हुई मेरी हर एक चीज को देख रही थी। एक अजब एहसास था, कुछ पा लेने की चाहत थी या फिर कुछ हासिल कर लेने का घमंड। मगर आज मेरी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वो कंपनी जिसमें तुम काम करती हो और मुझे नकली पति के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हो, असल में मैंने भी वहां जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उस कंपनी का जो सीईओ है उसके असिस्टेंट की हैसियत से। तो हम दोनों एक साथ रहेंगे ऑफिस में। चमकती हुई आंखों से कहता हुआ मैं अपने होठों को दबाता हुआ अचानक आने वाली मुस्कुराहट को रोक चुका था। इसका मतलब है कि हम दोनों साथ आया जाया करेंगे। देखो, मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना। माना कि हम दोनों की थोड़ी सी शादी हुई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपने पति होने का हक जताओ। नाराज नाराज से अंदाज में मुझे देखकर बोलते हुए वो अपना बैग बेड पर रख चुकी थी। जूते उतारकर पैर बेड के ऊपर करते हुए वो आंखें बंद करते गहरा सांस ले गई थी। मेरे लिए वैसे एक प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब मुझे रेंट की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मम्मी का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। दिल ही दिल में सोचते हुए वो आंखें बंद करते हुए गहरा सांस लेकर मुस्कुराई थी। मैं तो उसकी मुस्कुराहट को ही देखता चला जा रहा था। इस तरह सुकून भरी मुस्कुराहट मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के चेहरे पर महसूस नहीं की थी। मुझे अचानक अपने दिल में ठंडक सी उतरती
चलती हुई महसूस हुई थी। सामने बैठी लड़की हर गुजरते मिनट के साथ मेरे दिल को धड़का रही थी। मैं इस बात से नहीं मुकर सकता था। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों एक साथ दादाजी से मिलने गए थे। अरे मेरी बेटी, कितनी खूबसूरत है, तुमने तो चांद का टुकड़ा चुना है आर्यन, बहुत प्यारी बच्ची है, दादाजी ने अवन्या को प्यार करते हुए कहा था। दादाजी, आखिर पसंद किसकी है? मैंने ही तो पसंद किया है, मजाक अंदाज में कहता हुआ मैं अवन्या को घबराने पर मजबूर कर चुका था। वो शांति से एक तरफ खड़ी थी। दादाजी से मिलने के बाद हम दोनों एक साथ कमरे की तरफ बढ़ गए थे। देखो, तुमने मुझसे कहा था कि हम लोग एक कमरे में नहीं रहेंगे, तो फिर ये सब कुछ क्या है? वो जो मुस्कुराते हुए मेरे साथ कमरे में आई थी, दरवाजा बंद होते ही मेरे ऊपर बम की तरह फट पड़ी थी। उसका बस नहीं चल रहा था सामने खड़े इंसान का वो गला ही दबा दे। मैं उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकता था? उसे अपनी बातों में फंसाकर उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी। मेरे जंगली बिल्ली, अपने हाथों को जरा काबू में रखो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहने का, लेकिन अगर हम दोनों अलग अलग कमरों में चले जाते तो दादाजी को शक हो जाता, इसलिए एक ही कमरे में आना पड़ा। खामोशी से बेड पर सो जाओ। कुछ ही देर बाद जैसे ही दादा सोने के लिए चले जाएंगे तो फिर अपने कमरे में चली जाना। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ दादाजी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अब जाकर चुपचाप बेड पर लेट जाओ, थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली जाना। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब हमने शादी की है, ये सब कुछ तो नॉर्मल ही रहेगा। सख्त लहजे में बोलता हुआ मैं भी उसे घूर कर रह गया था। ये अजीब शादी करके मैंने फालतू में अपने गले में मुसीबत पाल ली थी, जो हर वक्त लड़ने और मरने पर उतर आई थी। मेरी बात सुनते हुए वो ना चाहते हुए भी गहरा सांस भरते बेड की तरफ बढ़ गई थी। तभी जूते उतार के अपने पैर बेड के ऊपर करते हुए वो नाखून चबाते हुए अपना वक्त गुजार रही थी। घड़ी के आगे बढ़ते हुए टक-टक करती हुई सुई के साथ ही हम दोनों बेचैनी से एक एक मिनट गिन रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद मैंने गहरा सांस लेते हुए घड़ी की तरफ देखा था, जहां पर 11 बज रहे थे। दादाजी 10 बजे सो जाते थे और अब 11 बज रहे थे, मतलब उनके जागने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अब तुम जा सकती हो, गहरा सांस भरता हुआ मैं बोला था, जबकि अवन्या अपने नाखून चबाना बंद करते हुए मेरी बात सुनकर हाँ के इशारे में सर हिला गई थी। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अब पैर नीचे उतारकर चप्पल पहनते हुए वो कुछ कदम चलते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, जबकि हैंडल पर हाथ पड़ते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। 2-3 बार घूमने के बाद भी जब एक ही जवाब मिला तो झिंझलाते हुए उसने पलटकर मेरी तरफ देखा था। ये सब कुछ क्या है? सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वो मुझे घूरते हुए बोली थी, जबकि मैंने माथे पर बल डालते हुए पलटकर उसकी तरफ देखा था। मैं जो अपनी शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खोल चुका था, अचानक उसकी तरफ पलटते हुए ही भूल चुका था। क्या हुआ है? अब तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? वैसे तो तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी लगी हुई थी यहाँ से जाने की। अब जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि चली जाओ, तो यहाँ पर रुकने के तुम बहाने क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम्हें इस कमरे से जाना नहीं है? माथे पर बल डालते हुए मैं बोला और 2 कदम चलकर उसके सामने आया था, जबकि मेरी शर्ट से नजर आते हुए चौड़े सीने पर नजरें पड़ते ही अवन्या अपना चेहरा फेर चुकी थी। बेशरम कहीं के, हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए अपना चेहरा दरवाजे की तरफ फेर चुकी थी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में रुकने का, ये दरवाजा खुल नहीं रहा, इसे खोलो, धीमी आवाज में कहते हुए वो अपने होठ चबा चुकी थी, जबकि हाथ लगातार सामने मौजूद दरवाजे के हैंडल पर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं आगे बढ़ता हुआ अपने हाथों को उसके हाथों के ऊपर रखते दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं भी नाकाम रहा था। अचानक मैं भी घबरा गया। अपनी आंखें मीचते हुए मैंने खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार किया था। अवन्या मेरी इस तरह नज़दीकी को अपने पास महसूस करते हुए आंखें बंद कर चुकी थी। अपने हाथों के ऊपर मेरा हाथ महसूस करते हुए वो मेरे हाथ से अपने हाथ को जलता हुआ महसूस कर रही थी, जबकि अपने इतने करीब मुझे खड़ा देखकर मेरी सांस महसूस करते हुए उसका सांस हलक में ही अटक चुका था। लगता है दादा ने हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया है। कोई चारा नहीं है, तुम बेड पर सो सकती हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। जानता था वो जंगली बिल्ली अभी लड़ने और मरने पर आ जाएगी, तभी धीमी आवाज में उसे बोलता हुआ मैं पीछे हो चुका था। मगर अवन्या तो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। मेरा इस तरह उसके पास आना महसूस करते ही अवन्या की जान टांगों में धीरे धीरे सरकते हुए महसूस हो रही थी। अभी भी मेरी सांस उसे अपनी पिछली गर्दन पर महसूस हो रही थी और हाथ अचानक मेरे हाथों को महसूस कर रहे थे। अपने होठों को चबाती हुई वो इस सब से बचने की कोशिश करते हुए बेड की तरफ बढ़ गई थी। फट से बेड के अंदर गायब होते हुए वो सर तक कंबल डालकर खुद को उसमें छुपा गई थी, जिस पर मैं गहरा सांस भर के अपने बालों में हाथ जलाते हुए सामने सोफे की तरफ बढ़ गया था। मैं इतना लंबा चौड़ा सोफे पर कहाँ पूरा आ रहा था, मगर अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। दादा ने आखिर कहाँ फंसा दिया था मुझे? गहरा सांस भरते हुए मैं सोचता रहा था। सर के नीचे दोनों बाजू रखते हुए मैंने आंखें छत पर टिका ली थी। बार बार पलटते हुए मैं बेड की तरफ भी नजर डाल रहा था, जहां पर वो कंबल के नीचे छुपी हुई मेरे बेड पर मौजूद थी। तुम वहां कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। अगर अपनी हद में रहो तो दूसरी तरफ जाकर सो सकते हो,
तुम इतने लंबे चौड़े हो और ये सोफा इतना छोटा है, तुम तो इसमें लेट भी नहीं पा रहे हो। तुम मेरे पास आ सकते हो, लेकिन अपनी हदें याद रखना। वो जो आंखें बंद करते हुए खुद को इस जगह पर लाकर भी कुछ देर नींद लेना चाहती थी, उसकी धीमी सी उभरी हुई आवाज़ पर मैंने अचानक उसकी तरफ देखा था, जो उल्टे मुंह लेटे हुए खुद को गर्दन तक कंबल से छुपाई हुई थी। तभी कुछ सोचते हुए मैं उठते हुए उसकी तरफ बढ़ गया था। आखिर कोई बेड मेरा ही था, मेरा पूरा हक था इस पर सोने का। तभी एक तरफ लेटते हुए मैं भी करवट बदलकर लेट चुका था। दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी बहुत दूर थे। अभी हम दोनों के बीच बहुत कुछ ऐसा था जिसको पार करके ये अजनबी होने की दीवार गिरानी थी। सुबह मेरी आंख अपने ऊपर बोझ महसूस करते हुए खुली थी। अपनी आंखों को खोलते हुए जो पहला मंजर मेरी आंखों के सामने आया था, वो मुझे अचानक सांस रोकने पर मजबूर कर गया था। अवन्या बहुत ही करीब मेरे कांधे पर अपना सर रखे हुए सो रही थी। वो अपनी जगह से सरकते हुए बिल्कुल मेरी तरफ आ चुकी थी। अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता तो मैं बेड से नीचे गिरा होता, जबकि अवन्या इस दुनिया को भूली हुई मेरे ऊपर अपना वजन डाले गहरी नींद सो रही थी। अपनी नई नई फीलिंग्स को दबाते हुए मैंने उसका सर आराम से तकिए पर टिका चुका था। एक गहरी नज़र उसके सुकून भरे चेहरे पर डालते हुए गहरी सांस भर के मैं बेड से नीचे उतर चुका था। उसके ऊपर कंफर्ट ठीक करते हुए अचानक मेरी उंगलियां अवन्या के गालों पर लगी थीं। मेरी जंगली बिल्ली, धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए मैं मुस्कुराते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ चुका था। गौतम, पता करो हमारी कंपनी के बारे में अफवाहें कौन उड़ा रहा है। आकाश को कॉल करो, उससे बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ जल्द ही। कंपनी में कदम उठाकर अपने ऑफिस की तरफ जाता हुआ मैं अपने पीए से बात कर रहा था, जबकि हाथ लगातार सामने फोन की स्क्रीन पर चलते हुए ईमेल्स पढ़ रहे थे, जिस पर साथ चलता हुआ गौतम अचानक अपने माथे को छूते हुए आंख के इशारे में सर हिला चुका था। जी सर, मैं अभी पता करवाता हूँ, कुछ ही देर तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं अपने ऑफिस में जाता, झट से गौतम थोड़ा घबरा चुका था, जिस पर मैं बिना कुछ सोचे अपने ऑफिस में चला गया था। गौतम भी मेरे साथ ही ऑफिस के दरवाजे पर रुक चुका था। किसी को भी इस कंपनी में पता नहीं होना चाहिए कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। हर किसी के साथ ऐसे ही पेश आना है जैसे मैं इस कंपनी में काम करता हुआ कोई एम्प्लॉय हूँ। मेरी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, दादा को पता नहीं है। हर एक चीज़ मैनेजर पर छोड़कर हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही है। मुझे हर एक चीज़ का पता लगाना होगा। आकाश को फ़ोन करो और उसे बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शेयर होल्डर के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो और आकाश को कहना कि ज़्यादा टाइम ना लगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना होगा और इस कंपनी की सारी परेशानियों को दूर करना होगा। जल्दी करो गौतम। उसे बताते हुए मैं काफ़ी बिजी लग रहा था, जबकि गौतम मुझे हैरान नज़रों से देख रहा था, जो आते ही काम में खुद को पूरी तरीके से बिजी करने का इरादा रखता था। मगर वो मेरा नौकर था तो उसको मेरी बात माननी ही थी। तभी हाँ के इशारे में अपना सर हिलाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया था। अरे ये सर तो लगता है जान लेकर ही छोड़ेंगे। खैर, पहले आकाश सर को कॉल कर दूं, कहीं ये ना हो कि आर्यन सर का मीटर घूम जाए और मेरी वाट लग जाए, और फिर शेयर होल्डर के साथ मीटिंग अरेंज करवाता हूं। मुझे सब कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि ये बॉस मुझे बहुत अकड़ू लग रहे हैं। अपने आप से बड़बड़ाते हुए वो पीछे ऑफिस के बंद दरवाजे को देखकर चला गया था। कैसे हो मेरे दोस्त? आकाश, जो अभी अभी मेरे ऑफिस में आया था, मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, जिस पर मैं अपना सर हाँ के इशारे में हिलाते हुए सामने कुर्सी पर बैठने की तरफ इशारा कर चुका था। तुम कब आए? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए आ जाता। इतना वक्त लगा दिया तुमने लंदन से आते हुए। मुस्कुराते लहजे में बोलता हुआ वो कुर्सी पर बैठ चुका था, जबकि मैं अपने काम में बिजी सा भी बिना सर उठाए उसकी बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आकाश मेरा इकलौता दोस्त था जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता था। हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते थे, लंदन में पढ़ाई करते हुए, और फिर यहाँ आने पर पता चला कि आकाश ही मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। जबकि उसका हिस्सा बहुत थोड़ा सा था, मगर फिर भी वो मुझे बहुत प्यारा था। वो मेरी जिंदगी का पहला दोस्त था। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है मुझे इतनी ईमेल की आदत नहीं है। मेरी कंपनी में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, तो मुझे बहुत सारा काम करना है। तुम्हारा एक फेवर चाहिए मुझे। तुम कुछ वक्त के लिए यहाँ पर ऐसे बताना कि लंदन से आए हो और नया बॉस तुम ही हो, और मुझे एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना। मैं बस यही फेवर चाहता हूँ तुमसे। सीरियस होकर बोलता हुआ मैं अपनी बात कर गया था, और वो मुझे देखकर चौंकने लगा था। क्यों, क्या हुआ है? चौंकने वाले अंदाज में पूछता हुआ वो मेरी तरफ देखने लगा था। कुछ नहीं, मैं बस पता करना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग कैसे हैं और उनका रवैया कैसा है। बाहर के लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, बस यही। अपनी बात ठहर ठहर कर मैं उसे गहरा सांस भरने पर मजबूर कर गया था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ।
मुस्कुराते हुए बोलता हुआ वो कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगा चुका था, जबकि मैंने अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा था। उसकी इस तरह आराम भरी हालत को नोट करते हुए मैं गहरा मुस्कुराया था, मगर फिर सर झटकते हुए अपने काम में बिजी हो चुका था। मुझे फिलहाल तो कान खुजाने का भी टाइम नहीं था। हाँ, मगर बार बार मुझे उस नाजुक लड़की का ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था। हर थोड़ी देर बाद मैं अपने सर को झटकते हुए मजबूर होते अपनी आंखों के सामने आई हुई उस सूरत को भूलने की कोशिश करता था, जो हर बार झटकने पर और तेजी से आने लगती थी। मेरी जंगली बिल्ली, तुम मेरे दिमाग पर सवार हो चुकी हो। बड़बड़ाते हुए मैं गहरा सांस भर गया था, जबकि अपने दिमाग को सामने मौजूद फाइल की तरफ ध्यान लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पता नहीं अवन्या में ऐसा क्या था जो वो मुझे अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर रही थी। मेरा रिश्ता तो उसके साथ सिर्फ एक नाम का रिश्ता था जो कुछ समय बाद टूट जाना था, लेकिन ये रिश्ता मुझे उतनी उम्मीद क्यों दिला रहा था? ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अवन्या तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। उसने तो सिर्फ एक डील करके मुझसे रिश्ता बनाया है। मैं अपने दिमाग को झटकता हुआ फिर से अपने काम में ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहा था। अवन्या को यहाँ काम करते हुए 2 से 3 महीने हो गए थे। वो यहाँ ज्यादा किसी को जानती नहीं थी, बस अपनी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर इस कंपनी में उसे जॉब मिल गई थी। अब आसपास के काम करने वाले नौकरों से सुनकर वो उनकी बातों पर यकीन कर गई थी कि सच में उनका बॉस बहुत ठरकी है, जो हर औरत पर अपने हाथ साफ करने में मिनट नहीं लगाता। तभी वो मुझसे शादी करने पर मजबूर हुई थी। गहरा सांस भरते हुए सामने मौजूद ऑफिस की तरफ बढ़ चुकी थी, जहां पर कुछ देर पहले ही उसे बुलाया गया था। आइए मिस अवन्या। उसे दरवाजा खटखटाते हुए देखकर वो हल्की आवाज में उससे बोला था, जबकि अवन्या गहरा सांस भरते हुए अपने आप को सामने ऑफिस में धकेल चुकी थी। महाकुर्सी पर एक अच्छे कद का नौजवान इंसान बैठा था। वो जो 3 शादियों के साथ बड़ी सी तोंद वाला आदमी सोचकर आई थी, सामने ऐसा कुछ भी नहीं पाते हुए अचानक वो अपने होठ चबा गई थी। अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाते हुए वो काफी नर्वस सी दिखाई दे रही थी। कहीं जो उसके बारे में उसने सारी अफवाहें सुनी थीं, अगर वो सच हो जाती तो? मिस अवन्या, आपको रोहन वाले प्रोजेक्ट की फाइल दी थी, आपने वो अभी तक सबमिट क्यों नहीं कराई? काम चोरी की भी एक हद होती है, और मैं अपनी इस कंपनी में ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए फौरन से अपना काम मुझे सबमिट करवाइए। वो जो उस लड़के से किसी ठरकीपन की उम्मीद कर रही थी, अचानक उसे काम की बात करता हुआ देखकर गहरा सांस भर गई थी। आई एम सॉरी सर, मेरी ही गलती है। दरअसल मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं पक्का वो प्रोजेक्ट आज ही कंप्लीट करके आपको सबमिट कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हुई वो बहुत ही प्रोफेशनल लग रही थी। उसने दिल ही दिल में कहा कि अच्छा है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच कर आई थी, कि अपने पति के बारे में ये बोलेगी और वो बोलेगी और सामने बैठे हुए इंसान को तसल्ली देगी कि मैं शादीशुदा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सामने मौजूद इंसान ने तो एक बार भी उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा था कि वो शादीशुदा है या नहीं। खैर, उसे क्या, जितना वो अपनी शादी को छुपाकर रखती उतना ही उसके लिए अच्छा था। अवन्या मुझे भी ऑफिस में देख चुकी थी और उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि मैं सच में ही उस कंपनी में काम करता हुआ एक एम्प्लॉई हूँ। जबकि उसका सामना मुझसे कम ही होता था, लेकिन जब भी हमारा सामना होता था, हम एक दूसरे को नज़रअंदाज करते थे। खामोशी से एक दूसरे पर एक एक नज़र डालते हुए हम अपने कामों में बिजी रहते थे। छुट्टी होने वाली है, मेरा इंतजार करना, हम साथ में घर चलेंगे। अवन्या जो अपनी डेस्क पर फैला हुआ सामान समेट रही थी कि अचानक से अपने पीछे आने वाली आवाज पर वो उछल कर रह गई थी। दिल पर हाथ रखते हुए जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वो मुझे घूरते हुए रह गई थी। कोई ऐसा भी करता है? मैं एक नाजुक दिल की लड़की हूँ, अगर मेरे इस नाजुक से दिल को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी उठाता? मेरे पीछे मेरी एक मासूम और बूढ़ी माँ है, उसका ही ख्याल कर लेते तुम। नाराजगी भरे लहजे में फूले हुए गालों के साथ कहती हुई वो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी मैं अपनी जगह पर जम सा खड़ा होकर उसके होठों को हिलते हुए और गालों पर आने वाली लाली को देखता रह गया था। अचानक मेरे दिल में आया कि मैं उन गालों को छू कर देखूं और उसके होठों को। अपने सर को झटकते हुए मैं अचानक अपने इस ख्याल पर मिट्टी डाल चुका था। हलक में कांटे से लगने लगे थे। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे आसपास हर चीज बहुत घुटन भरी क्यों महसूस हो रही थी? अचानक मुझे ठंडे पसीने आए थे। मुझे पता नहीं था कि तुम डर जाओगी, आगे से मैं ख्याल रखूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि छुट्टी के बाद तुम मेरे साथ चलना। हलक तर करते हुए मैं उससे कहता कुछ पलट चुका था, जबकि बिना अपनी बात का जवाब सुने वो मुझे ऐसे पलटा हुआ देखकर गुस्से से झुंझला उठी थी। क्या इस इंसान की जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं है, जो अपने फैसले मेरे ऊपर ऐसे डाल देता है और मुझसे उम्मीद रखता है कि मैं उसका हर फैसला मानूं? वो आंखें घुमाकर रह गई थी और अपने दिल में सोच रही थी। खैर, मेरे साथ जाने में कोई परेशानी भी नहीं थी, पेट्रोल की बचत ही हो जाती।
कंजूस थी अवन्या। मुस्कुराते हुए वो घड़ी पर एक नज़र डाले अपना बचा हुआ सामान समेटते हुए अपने पर्स को कंधे पर डाल चुकी थी, जबकि बाहर की तरफ बढ़ते हुए वो आसपास देखते हुए मुझे ढूंढना चाह रही थी, जो कुछ देर बाद उसे आता हुआ दिखाई दिया था। नीचे पार्किंग लॉट में जाकर मैंने अपनी गाड़ी निकाली थी और फ्रंट सीट पर अवन्या को बैठने का इशारा किया था। अवन्या गाड़ी में बैठ चुकी थी और हम अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल चुके थे। क्या हुआ, थकी हुई दिखाई दे रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसे मुंह लटकाए हुए देखकर मैं आखिरकार खुद को पूछने से रोक नहीं सका था, जबकि मेरी उभरती हुई आवाज़ सुनकर वो जो सामने सड़क की तरफ देख रही थी, एकदम से पलटते हुए मेरी आंखों में देखने लगी थी। कुछ नहीं, मेरा मूड थोड़ा सा खराब है। पता नहीं ये आकाश सर अपने आप को समझते क्या हैं? सर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। वो घूर घूर कर देखते हैं, जैसे मुझे आंखों से ही कच्चा चबा लेंगे। सामने से मिलने वाला जवाब इतना हैरान कर देने वाला था कि मैं अचानक ब्रेक पर पैर रखते हुए गाड़ी को एक झटके से रोक चुका था, जबकि अपने सर को मौजूद डैशबोर्ड से टकराने से बचाने के लिए वो मेरा बाजू थाम कर रह गई थी। क्या है? एक तो मेरा मूड इतना खराब है, ऊपर से तुम मुझे मारना चाह रहे हो। अगर मेरा सर यहाँ पर लग जाता और फट जाता तो मेरी बेचारी मासूम माँ का क्या होता? गुस्से से फूले फूले गालों के साथ बोलते हुए वो अपने बालों को अचानक ठीक कर गई थी, जबकि मैं हैरान और बड़ी बड़ी आंखों से बस उसकी तरफ देखता जा रहा था। ये वो क्या कह रही थी? क्या ये सब कुछ एक मजाक था? नहीं, आकाश ऐसा नहीं कर सकता है। जरूर उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। अपने दिल में सोचते हुए मैं उसकी तरफ गहरी नजरों से देखने लगा था, मगर फिर हलक तर करते हुए गाड़ी को फिर स्टार्ट कर चुका था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सोच समझकर बोलते हुए मैंने अपनी नज़रों को उसके चेहरे पर टिकाया हुआ था। औरत की एक सेंस होती है जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं। उसे मालूम हो जाता है सामने मौजूद इंसान की नज़र कैसी है और कैसी नहीं, वो उसे किन नज़रों से देखता है। वैसे ही मुझे मालूम हो गया आकाश सर चाहे जितने अच्छे हैं, मगर उनकी आंखों में औरत के लिए इज्जत नहीं है। और तो और, अगर ये कंपनी उनकी नहीं होती तो मुझे इस बात पर भी शक होता कि वो इस कंपनी में घोटाला कर रहे हैं। मतलब खुद ही देखने की बात है ना, कंपनी के नाम पर इतने बड़े बड़े चेक कौन क्लियर करता है, वो भी मामूली से लोगों के लिए। कभी एम्प्लॉय को, कभी किसी नौकर को। अगर कंपनी में किसी चीज़ की ज़रूरत भी है तो पैसों का लेन देन नौकरों से कराने की क्या ज़रूरत बनती है? मुझे तो उन पर बहुत शक होता है कि वो कुछ ना कुछ घोटाला कर रहे हैं। अपनी ही कंपनी में कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अपनी बातों में मगन रहती हुई वो हाथ नचाकर अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं तो हैरान होकर उसकी बातें सुन रहा था। जो कुछ मेरा दिमाग बुन रहा था और जो चेहरा उभर कर सामने आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस चीज़ से इनकार कर दूं। अगर सामने मौजूद लड़की मेरी असलियत जानती होती और फिर ये बात करती तो शायद मैं इस बात को कभी नहीं मानता, मगर ये लड़की तो कुछ जानती ही नहीं थी, तो ऐसे बहाने क्यों बनाने लगी? इस कार में हवा की कमी महसूस हो रही थी, तभी इस शीशे को नीचे करता हुआ ताज़ा हवा को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा था। शायद ये गलतफहमी हो, औरतों को भी तो गलतफहमी हो सकती है। धीमे लहजे में मैं बस उसकी तरफ से एक हाँ का इंतज़ार कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ कितने दिनों से रह रही हूँ, इस कंपनी में भी काम कर रही हूँ, घर पर हम दोनों खाना भी एक साथ खाते हैं और दादा के साथ भी वक्त गुजारते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारी नज़रें कैसी हैं। मैंने इनमें एक बार भी अपने लिए कुछ अजीब सा महसूस नहीं किया। माना कि हम दोनों वैसे पति पत्नी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, मगर तुम मेरी इज्जत करते हो और मुझे वही चाहिए थी। तुम्हारी नज़रों में मैंने कभी कुछ गलत नहीं देखा, ना ही मुझे तुमसे कभी डर लगा। नरमी से वो कहते हुए अपना सर पीछे सिर से टिका चुकी थी, जबकि मैं तो हैरान हो रहा था। मतलब वो जो बोल रही थी वो ठीक था। अचानक अपनी आंखें बंद करते हुए सोचने लगा। मिस अवन्या, आपको आकाश सर अपने रूम में बुला रहे हैं। बोल रहे थे कि उन्हें बहुत ही ज़रूरी फाइल डिस्कस करनी है। वो जब अपने काम में बिजी थी तभी अचानक से आने वाली आवाज़ पर अपने पीछे देखने लगी थी, जहां आकाश का पीए मौजूद था। आज ये क्यों मैसेज लेकर आया था, वो भी इस वक्त? छुट्टी होने वाली थी, हर कोई अपना काम समेट रहा था जब उसे बुलाया गया था। दिमाग पहले ही गुस्से से भरा हुआ था ऐसे आकाश का सामना करते हुए, मगर ये काम करना ही था तो अभी क्यों नहीं? तभी गहरा सांस भरते हुए एक हाथ में प्रोजेक्ट की फाइल थामे वो ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। दरवाज़ा खटखटाकर परमिशन लेते हुए वो अंदर आ चुकी थी। बिना आकाश को देखे वो उसे गुड आफ्टरनून कहने लगी थी, जबकि आकाश की चमकती हुई गंदी नज़रें उसके पूरे शरीर को देख रही थी। न जाने क्या था इस लड़की के अंदर जो अचानक उसे अपनी तरफ खींचने लगता था। शायद इस लड़की का अच्छा अंदाज जो उसे अपनी हद पार नहीं करने देता था। आइए मिस अवन्या,
आपसे कितनी बार कहा है काम में कोई छूट नहीं है, मगर आपको लगता है बात समझ में नहीं आती। कितनी वार्निंग्स आपको मिल चुकी हैं। अब मेरा ख्याल है आपको फायर कर देना चाहिए। मुस्कुराती आंखों के साथ अवन्या को देखकर बोलता हुआ वो उसे सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा कर चुका था, जबकि अवन्या अचानक एक नज़र अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर डालते हुए कुर्सी पर बैठ चुकी थी। छुट्टी हो चुकी थी, हर कोई बाहर निकल रहा था और ऐसे में उसका आकाश के ऑफिस में मौजूद होना कोई अच्छी बात नहीं थी। सर, मैं कोशिश कर रही हूँ और दरअसल प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉब्लम्स है, मुझे मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ ताकि इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकूँ। नरम आवाज़ में बोलती हुई वो अपने नाखूनों को देखने लगी थी। न जाने क्यों उसका दिल घबरा रहा था। अजीब सी घुटन उसे आसपास फैलते हुए महसूस हो रही थी। अरे, अगर आपको मदद की ज़रूरत थी तो आप हमें याद कर लेती। हम तो आपकी मदद में 24/7 मौजूद हैं। आपने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? चमकती हुई आंखों से देखते हुए वो उसे घूरने लगा था, जबकि अपने दोनों कदमों को हिलाते हुए वो चलकर टेबल के पास मौजूद अवन्या की तरफ जाते हुए वो उसे अचानक घबराने पर मजबूर कर गया था। ये इंसान तो दूर से ही इतना बदतमीज लगता था, इसके इतने पास आने पर अवन्या एकदम कपकपा कर रह गई थी। इससे पहले कि आकाश उसके बिल्कुल करीब आकर रुकता, उसके कंधों को थामता, वो एक ही झटके में खड़ी होती कुर्सी पीछे धकेल गई थी। आकाश ने फौरन अपनी मुट्ठी भींच ली थी। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ताकि अगली बार आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। दरअसल मेरे हस्बैंड इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तो मुझे किसी और से मदद की ज़रूरत नहीं है, मगर आपका मदद के लिए फ़िक्रमंद होने के लिए थैंक यू। सख्त लहजे में उसको देखते हुए बोलती हुई वो एक एक शब्द पर जोर दे रही थी। उसके शब्द हस्बैंड पर आकाश का मीटर अचानक घूम चुका था, मगर फिर उसके होठों पर गहरी सी मुस्कुराहट छा गई थी। तो इतना बनने की क्या ज़रूरत है, जब तुम सब जानती हो कि मर्द क्या चाहता है। मैं तो तुम्हें नाजुक कच्ची कली समझ रहा था, मगर अब मालूम हो रहा है तुम एक खिला हुआ गुलाब हो। हम गरीबों को भी मौका दे दो, हम तुम्हें कभी उदास नहीं करेंगे। बदतमीजी से मुस्कुराते हुए वो अपने सर पर हाथ फेरते हुए बहुत ही बेशरम लहजे में बोला था। अवन्या उसके इस लहजे पर दांत पीस कर रह गई थी। अगर मजबूरी नहीं होती तो वो इस नौकरी को लात मारते हुए उल्टे कदमों से यहाँ से निकल जाती, मगर सामने मौजूद घटिया इंसान की गंदी बातें सुनने पर मजबूर थी। सर, प्लीज़ ऐसी बातें मुझसे मत करिए। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। सख्ती से बोलते हुए अपने कदमों को 2 कदम पीछे कर चुकी थी, जिस पर आकाश चमकती आंखों के साथ उसे देखता हुआ आगे बढ़ते बाजू से पकड़ चुका था, जबकि अवन्या उसे इस तरह बदतमीजी करता देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे घूरने लगी थी। ये सब कुछ क्या है? उसके गले से आवाज़ फटी फटी सी आई थी। वही जो तुम समझ रही हो, अब इतना नासमझ तो नहीं हूँ। अगर शादीशुदा हो तो जानता हूँ आजकल के दौर में इस नौकरी की ज़रूरत कितने लोगों को है। इसलिए बेचारी बनने का ड्रामा बंद करो, यहाँ आकर मुझे खुश करो। नौकरी भी ठीक रहेगी और अगर मैं खुश हो गया तो तुम्हें पैसे भी बहुत मिलेंगे। तो फ़ायदे का फ़ायदा और काम का काम। बेशर्मी से उसे बोलते हुए वो उसे सामने मौजूद टेबल की तरफ धकेल चुका था, जिस पर वो हैरत से भरी हुई खतरनाक नज़रों से पलटते हुए उसे देखने लगी थी। दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि वो टेबल पर मुंह मोड़ कर रह गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीखे चिल्लाए। ऐसा ही तो होता है जब कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर उसका दिमाग इस तरह बंद हो चुका था कि वो चीख और चिल्ला भी नहीं पा रही थी। अंदाज़ा तो उसे तब हुआ जब आकाश को खुद पर झुकते हुए और चूमने की कोशिश करते हुए देखने पर वो चिल्लाने लगी थी। अचानक आकाश को खुद से पीछे झटकते हुए उस पर हाथ उठाते अभी वो थप्पड़ मारने ही लगी थी कि उसका हाथ हवा में ही रुक चुका था। वो उसके बाजू को मरोड़कर उसकी कमर से लगाते हुए उसे अपने बहुत करीब करते हुए अपनी गंदी सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ रहा था। ये मत भूलो तुम्हें नौकरी की किस तरह ज़रूरत है। मुझसे पंगा मत लो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हारा पूरा खानदान याद रखेगा कि आकाश चौधरी चीज़ क्या है। लाल पड़ती आंखों के साथ देखते हुए वो उससे बोला था, जबकि अवन्या कपकपाते हुए शरीर के साथ उसे देखने लगी थी। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। अगर आपने मुझे काम नहीं देना तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती हूँ। कपकपाते लहजे में बोलते हुए वो पलकें झुकाकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। बहुत देखी हैं तुम्हारी जैसी भी। कुछ पैसे तुम्हारे सामने फेंको तो बिस्तर पर लेट जाती हैं। यहाँ बिस्तर तो नहीं है, तुम टेबल पर ही लेट सकती हो। हर कोई छुट्टी करके चला गया है। इस बिल्डिंग में वॉचमैन के अलावा इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। तो चलो अब ड्रामा करना बंद करो। बेशर्मी से बोलता हुआ, इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाते हुए उसका दुपट्टा खींचता, अचानक किसी ने उसकी गर्दन से पकड़ते हुए पीछे की तरफ धकेला था। दीवार से सर लगते हुए महसूस करके वो अचानक अपनी आंखें बंद किए आने वाले को देखने लगा था, जबकि सामने ही मुझे लाल आंखों में गुस्से से खड़ा देखकर उसकी जान निकल गई थी, क्योंकि उसने मुझे गौतम के हाथों एक ज़रूरी मीटिंग में भेजकर मुझे बिजी करवा दिया था। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा था? देखो आर्यन, ये सब कुछ गलतफहमी है। ये लड़की अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी तो मैं खिंच गया। ये मुझसे सिर्फ पैसे बटोरना चाहती थी।
अगर तुम भी इसकी तरफ खिंच चुके हो तो दोनों मिलकर मजे कर लेते हैं, बाद में पैसे भी दे देंगे इसको, इसका भी भला हो जाएगा। फटी फटी आंखों से कहता हुआ वो मुझसे बोला था, जबकि आकाश की इस तरह बदतमीजी पर मैं अपनी मुट्ठियां भींचकर आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर लगातार मुक्का मार रहा था। बकवास बंद करो, मैंने कहा, बकवास बंद करो। आगे से अवन्या की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा, पत्नी है मेरी। गुस्से से एक एक शब्द चबा चबा कर कहता हुआ मैं लाल आंखों से उसे घूरने लगा था, जबकि बहते हुए खून के साथ वो अपनी आंखें फाड़ते हुए सामने मौजूद मुझे देख रहा था। भला मैंने शादी कब की थी, और वो भी ऐसी लड़की से? उसने दूसरी नजर अचानक अवन्या पर डाली थी, जब मुंह पर पड़ने वाला एक और मुक्का उसकी आंखों में तारे दिखा गया था। आगे से मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आकाश चौधरी, यही हाथ डालकर तुम्हारी आंखें नोच लूंगा और तुम्हारी बोटियां बोटियां करके कुत्तों को खिला दूंगा। अभी आर्यन मेहरा से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। एक एक शब्द चबा चबा कर बोलता हुआ मैं उसे पीछे की तरफ झटका देते हुए वहां से उठ चुका था। कांपती हुई अवन्या के पास बढ़ते हुए मैं अपना कोट उतारते उसके पास फैला चुका था, उसे अपने बाजू में भरते हुए वहां से निकलता चला गया था। जबकि आकाश तो अभी बस इसी सदमे से निकलना चाहता था जो कुछ देर पहले उसे मैंने दिया था। क्या सच में अवन्या उसकी पत्नी है? अवन्या, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो कुछ भी नहीं करेगा। कब से उसका कांपता हुआ शरीर देखते हुए मैं उसे कंट्रोल कर रहा था। मैं जानता था जो कुछ आकाश कर चुका है उसकी भरपाई मैं नहीं कर सकता, मगर अवन्या को ऐसे रोते हुए देखकर मेरा दिल बंद होता जा रहा था। तभी मैं उसे लेकर अपने घर, अपने कमरे में आया था। बिस्तर पर उसे बिठाते हुए उसके होठों से पानी का ग्लास लगा चुका था। एक ही सांस में गट गट पानी पीते हुए वो बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए मेरी शर्ट को दोनों मुट्ठियों में पकड़े हुए थी। आर्यन, वो बहुत ही गंदा इंसान है। वो मुझे बहुत ही गंदे तरीके से छू रहा था। उसने मुझे यहाँ छुआ। बहते हुए आंसुओं के साथ वो अपने हाथों और बाजू को छूते हुए मुझे बता रही थी। मैं उसकी एक एक बात को नोट करता हुआ अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। अब कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक मैं हूं न यहाँ पर, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। आर्यन मेहरा किसी को तुम्हारे पास भटकने भी नहीं देगा। उसका चेहरा दोनों हाथों में भरते हुए मैं आंखों में देखता हुआ एक एक शब्द बोल रहा था, जिस पर अवन्या यकीन करते हुए नम आंखों से मुझे देखते हुए मेरे गले लग चुकी थी। अवन्या का नाजुक शरीर इस तरह अपने पास महसूस करते हुए मेरा दिल अचानक धड़कने लगा था। गले में कांटे चुभ रहे थे। अवन्या, मैं इंसान हूं। अगर तुम इस तरह मेरे पास आओगी तो खुद पर कंट्रोल कैसे रख सकूंगा? हर एक चीज पर एक दीवार, मुझे एक लम्हा लगेगा हम दोनों में खत्म करते हुए। तो प्लीज इतना ही करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको। उसे अपनी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए और ज्यादा समेटते हुए महसूस करके मैं बेबसी से बोला था। उसकी खुशबू मेरा गहरा सांस भरते हुए मैं बहुत ही बेबस बन रहा था। तुम मेरे पति हो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे ऊपर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करते हुए अवन्या धीमे लहजे में बोली थी। सच्चाई तो यही थी कि मैं उसका पति था। ये तो हमारे फैसले थे, नहीं तो शादी शादी ही होती है, इसमें कोई भी शर्त वगैरह नहीं होती। तभी झुकते हुए मैं उसके माथे को चूम चुका था, गला, नाक, फिर होठ। मेरे होठों की नरमी महसूस करते हुए वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कांपते हाथ मेरी शर्ट को मजबूती से थामे हुए थे। एक बार सोच लो, क्या तुम इस बारे में पछताओगी तो नहीं? धीमे लहजे में बोलते हुए मैं आखिरी बार पूछ रहा था, जबकि उसके हाथों की मजबूती मुझे सब कुछ बता चुकी थी। तभी उसे लेते हुए मैं बेड की तरफ उसे लिटा चुका था, साथ ही मौजूद लैंप की रोशनी भी बुझा चुका था। तो इसका मतलब है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे आइडेंटिटी छुपाई, तुमने मुझसे छुपाया कि तुम जिस कंपनी में काम करते हो तुम वहां के सीईओ हो। कितने बुरे आदमी हो तुम। मेरे सीने पर सर रखकर बोलते हुए वो अपनी उंगलियों से शर्ट पर लकीरें खींच रही थी। मैं नरमी से मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस ये सब कुछ होता चला गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मगर फिर सोचा ये सब कुछ वक्त है। मैं ये नहीं जानता था कि तुम मुझे इस तरह अपने पास कर लोगी कि मैं कुछ भी सोचने समझने की हिम्मत छोड़ दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत में डूबकर मैं तो कहीं का नहीं रहा। वो कहते हैं ना, इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी काम के थे। मुस्कुराते लहजे में बोलते हुए मैं झुकते हुए उसके माथे को चूम चुका था, जबकि अवन्या प्यार से अपनी आंख से बंद करते हुए मुझे महसूस कर रही थी। अवन्या की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी मैंने बना दी थी। वो मेरे साथ अब बिल्कुल सेफ थी। अब आकाश का क्या बनेगा? झिझकते हुए वो ये सवाल आखिरकार पूछ चुकी थी, जबकि मैंने उसे और मजबूती से पकड़ लिया था। मैं उससे अपनी कंपनी के शेयर ले लूंगा और वो हमारी जिंदगी से चला जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिंदगी में कभी वो तुम्हें अब दिखाई नहीं देगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा हो जाए। सख्त लहजे में कहते हुए मैं उसे एक उम्मीद का वादा दे चुका था, जबकि वो मुस्कुराते हुए मेरा वादा सुन रही थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है।
धीमे लहजे में बोलते हुए वो अपने होंठ मेरे गाल पर रखते हुए उठ चुकी थी। तुम कहाँ जा रही हो? इतनी मुश्किलों से तुम मेरे हाथ लगी हो? मुस्कुराते हुए बोलते हुए मैं उसके बाजू थाम चुका था, जबकि मुझे फिर से रात वाली टोन में वापस आता महसूस करके अवन्या की जान निकलने लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। अटकती हुई सांसों के साथ बोलती वो अपने आप को पीछे खींच गई थी, मगर मेरी पकड़ में ऐसा कहाँ मुमकिन था। तभी मैं उसे अपने बाजू में दोबारा वापस भरते हुए उसकी जान निकालने लगा था। कुछ गड़बड़ है। मैं जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स में हुए घोटाले देखकर मेरा ध्यान उनकी तरफ गया था। मगर आकाश को तो मैं निकाल चुका था, तो ऐसा और कौन था जो अभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? कुछ सोचकर मेरा माथा घूमा था। कहीं ऐसा तो नहीं आकाश ने मेरे ऑफिस में कोई जासूस छुपा रखा हो? अपनी आंखों को नीचे किए सोचता हुआ मैं परेशानी से अपना माथा सहलाने लगा था। हाँ, ऐसा ही था। मगर वो इंसान था कौन? ये सोचते हुए मैं इस परेशानी का हल निकालना चाहता था। अपने पीए गौतम को बुलाया था। गौतम, हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट की फाइल है। इसके साथ हमारा टेंडर हमें बुलंदियों पर ले जाएगा। इस फाइल की भी भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट मैंने हर किसी से छुपा कर रखा है। इसे लॉकर में रख दो। सीरियस होकर कहता हुआ मैं अपनी कुर्सी पर बैठता अपने होठों पर मुट्ठी रखते हुए उससे बोला था, जबकि गौतम चमकती हुई आंखों से उस फाइल को देखते हुए आगे बढ़ते हुए उसे लॉकर में रखने के लिए थाम गया था। जी सर, आप फिक्र मत करिए, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। मुस्कुराते हुए बोलते वो आगे की तरफ बढ़ते हुए वो फाइल लॉकर में रख चुका था। लॉकर का कोड वो जानता था, तभी सुकून से खोलते हुए वो फाइल उसमें रख चुका था और कोई बात ना होती देखकर वो परमिशन मांगते हुए बाहर जा चुका था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। ये सोचते हुए मैं अपना माथा मसलते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखने लगा था। आकाश सर, मेरे पास एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, मगर कुछ लिए बिना मेरा मुंह इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं है। आप तो जानते हैं महंगाई किस तरह बढ़ गई है। जासूसी भरे लहजे में बोलता हुआ गौतम मोबाइल कान से लगाए हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहा था। आसपास नजरें घुमाते हुए वो इस बात को भी देख लेना चाहता था कि कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा है। मिल जाएंगे, जितने मांगोगे उतने मिल जाएंगे। मुझे बस आर्यन मेहरा की बर्बादी चाहिए। उसने मुझे एक औरत के लिए मारा है। मैं दिखाऊंगा उसे कि आकाश चौधरी चीज क्या है। सुर्ख आंखों के साथ बोलते हुए आकाश दहाड़ा था, जिस पर फोन कान से लगाए हुए गौतम मुस्कुराते हुए उसे हाँ का इशारा दे चुका था। अभी वो फोन करके जैसे ही पलटा था, उसकी सांस हलक में ही अटक चुकी थी। सर, आप? कपकपाते लहजे में बोलते हुए वो अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुमकिन नहीं था। गौतम, धीमी आवाज में उसका नाम लेते हुए मैं 2 कदम चलकर उसके सामने आया था। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था थोड़े से पैसों के लिए। अब माफ कर दीजिए सर। वो जो मुझे अपनी तरफ सुर्ख आंखों से बढ़ता हुआ देख रहा था, जानता था कि अब इसका राज खुल चुका है, तभी हड़बड़ाते हुए मेरे सामने कदमों में गिर चुका था। आकाश को कॉल मिलाओ, बोलता हुआ मैं एकदम से उसकी तरफ देखने लगा था, जबकि गौतम बहुत ही अजीब हरकतों के साथ मोबाइल फोन पर फिर से कॉल मिला चुका था। गौतम, बोलो, क्या काम है? फोन से आई हुई आवाज सुनकर मैंने उससे मोबाइल छीन लिया था। वो डरपोक इंसान होते हैं जो दूसरों के कांधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। अगर इतनी हिम्मत है मुझे बर्बाद करने की, तो आओ मर्दों की तरह मेरा मुकाबला करो। पीठ पीछे छुपकर वार करना डरपोक लोगों की निशानी है। आकाश चौधरी, मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो जान से मारे जाओगे। सख्त लहजे में भूलता हुआ मैं कॉल काट चुका था, जबकि दूसरी तरफ आकाश घबराते हुए मेरी बातें सुन गया था। अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। धोखेबाज लोगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। सख्त लहजे में नीचे बैठे हुए गौतम को देखते हुए बोलता मैं वापस अपने ऑफिस की तरफ मुड़ चुका था, जबकि हाथ में थामे हुए मोबाइल पर चलती वो कैमरे की फुटेज बंद करते हुए मोबाइल अपनी जेब में रख चुका था। मैं अब तैयार था हर आने वाली नई मुसीबत के लिए। मैं लड़ने के लिए दिलो जान से तैयार था, क्योंकि कोई था जो घर पर मेरा इंतजार कर रहा था। 6 महीने बाद। आर्यन मेहरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं जो अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था, अचानक से आने वाली कॉल उठाते कान से लगा चुका था। तभी सामने से आकाश के चिल्लाने की आवाज आई थी, जिसको मुस्कुराते हुए सुनते मैं कॉफी का घूंट पी रहा था। हो गया तुम्हारा? बच्चों की तरह रोना बंद करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। शुक्र करो कि अभी तक मैंने बस अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाया है, नहीं तो जो कुछ तुमने मेरी पत्नी के साथ किया था, मेरा दिल चाहता है तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तुम्हारा दिल बाहर निकाल लूं।
बेहतर होगा ये अपनी गंदी शक्ल दिखाना बंद करो। अफसोस होता है कि कभी तुम्हें अपना दोस्त माना था। तुम तो आस्तीन के सांप हो जिस पर मैं दोबारा थूकना भी पसंद नहीं करता। सख्त लहजे में बोलते हुए मैं बिना सामने वाले की बात सुने फोन काट चुका था, जबकि मुस्कुराती हुई नज़र सामने से चलकर आते हुए मुझे देख रही थी। तुम क्या कर रहे हो आर्यन? तुमसे कितनी बार कहा है, तुम क्यों मुझे परेशान करते रहते हो? आखिर तुम्हें क्या मज़ा आता है मुझे परेशान करके? तुमसे मैंने कहा था मुझे दूध नहीं पीना, तो फिर ये क्या बच्चों की तरह जिद लगा रखी है? मुझे पिज्ज़ा खाना था, तुम्हें बताया था। और मेरी आइसक्रीम कहाँ है? तुम फिर भूल गए? मेरी जंगली बिल्ली फिर से शुरू हो चुकी थी, जबकि अपने भारी होते हुए शरीर को उठाते वो मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी। उसका फूला हुआ शरीर उसकी ममता के नए रूप को बता रहा था, जिसको मुस्कुराते हुए मैं देखते अपने बाजुओं में भर चुका था। प्लीज़ दूध पी लो, इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। नरमी से बोलते मैं झुकते हुए उसके माथे को चूम चुका था। जानता था एक यही तरीका है उसे पटाने का, नहीं तो वो किसी की भी बात नहीं मानती। जिस पर अवन्या ने गहरा सांस भरते हुए अपने सर को मेरे सीने पर रख लिया था। मैं थक गई हूँ। अपने फूले हुए शरीर पर हाथ रखते हुए उसने थकान भरे अंदाज में कहा था। जानता हूँ मेरी जान, तुम्हारा नाजुक शरीर, ये सब कुछ मेरी ही जल्दबाजी का नतीजा है। होंठ दबाकर कहता हुआ मैं उसे और सख्ती से अपने सीने से लगा चुका था, जिस पर वो मुस्कुराने लगी थी। जब तक मैं था उसका ख्याल रखने के लिए, वो इस तरह की कई परेशानियों से गुजरने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसको हमेशा बचाने के लिए उसका आर्यन मेहरा मौजूद था।